छात्रों, आज हम हिंदी भाषा के शब्द भंडार की चर्चा करेंगे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर ये परीक्षाओं में भी पूछा जाता रहा है, क्योंकि कोई भी भाषा के सशक्त होने में, प्रभावशाली होने में उसके शब्द भंडार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस पर ये प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा के शब्द भंडार को समझाइए। तो हिंदी भाषा का शब्द भंडार वाक्य सार्थक शब्दों का वह समूह है जिसके द्वारा वक्ता या लेखक अपने भाव या विचार की सार्थक अभिव्यक्ति करता है। और भाषा ऐसे वाक्यों का समूह है। इस दृष्टि से प्रत्येक भाषा में शब्दों का भंडार होता है। जिस भाषा में शब्द भंडार जितना अधिक विशाल होता है, वह भाषा उतनी ही अधिक सशक्त और समर्थ होती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जो अनेक विभाषाओं एवं बोलियों से समृद्ध है। उसका शब्द भंडार विशाल एवं व्यापक है। हिंदी भाषा के शब्द भंडार के सम्यक अध्ययन के लिए हम उसके शब्द समूह को स्थूल रूप से निम्नवत वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1, स्रोत या उद्गम की दृष्टि से। नंबर 2, विकार की दृष्टि से। नंबर 3, व्युत्पत्ति की दृष्टि से। नंबर 4, अर्थ की दृष्टि से। और नंबर 5, शब्द शक्ति की दृष्टि से। तो सबसे पहले स्रोत या उद्गम की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। इस दृष्टि से शब्दों के लिए 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, तत्सम शब्द। नंबर 2, तद्भव। नंबर 3, देशज। और नंबर 4, विदेशी। तो सबसे पहले तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों की त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता है। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों की त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आद्रक, आभीर, आखेट, अन्न, अनार, आखेट, आभीर, अक्षर इत्यादि अन्य बहुत से ऐसे शब्द हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तद्भव शब्दों की। ये तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों से ही उत्पन्न हुए हैं या विकसित हुए हैं, परंतु संस्कृत के ज्यों के त्यों प्रयुक्त नहीं हुए हैं। उनका स्वरूप थोड़ा सा परिवर्तित हो चुका है। ऐसे शब्दों के लिए तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आद्रक से अदरक शब्द तद्भव है। आभीर से अहीर शब्द तद्भव है।
आखेट से अहेर शब्द तद्भव है और इसी प्रकार से अन्न से अनाज शब्द तद्भव है। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द होते हैं जो तत्सम शब्द से बनाए जाते हैं। इस प्रकार तद्भव वे शब्द होते हैं जो तत्सम शब्दों से निर्मित होते हैं। तत्सम शब्दों की अपेक्षा इनका स्वरूप कुछ परिवर्तित हो चुका होता है। इसके बाद नंबर 3, अब हम बात करेंगे देशज शब्दों की। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे देश में प्रचलित हैं, लेकिन उनका जन्म कब हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ, उनका जन्म कहाँ हुआ, यह निश्चित नहीं होता है। तो ऐसे शब्दों के लिए देशज शब्द कहा जाता है। जैसे खिचड़ी, आलू, लोटा, पगड़ी। इसके अतिरिक्त भी चिड़िया, छपरिया, ठटेरा, तेंदुआ, भुरता आदि ऐसे ही शब्द हैं जो देशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं। देशज शब्दों के बाद अब हम बात करते हैं नंबर 4, विदेशी शब्दों की। विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जो आज हिंदी में प्रचलित हो चुके हैं। हिंदी में बंगला, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा के शब्द हैं परंतु हिंदी में उनका खूब प्रचलन है, ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे गल्फ शब्द बंगला भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से किताब शब्द अरबी भाषा का है। इसी प्रकार से आदमी शब्द फारसी भाषा का है। कैंची तुर्की भाषा का है। पतलून अंग्रेजी भाषा का है। बाल्टी पुर्तगाली शब्द है। कूपन फ्रांसीसी शब्द है। इस प्रकार हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे विकार की दृष्टि से। तो विकार की दृष्टि से शब्दों को 2 रूपों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं, पहले ये भी हमें समझना आवश्यक है, उसके बाद हम अविकारी शब्दों को समझेंगे। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं क्योंकि इनमें परिवर्तन होता रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं अविकारी शब्दों की। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक में परिवर्तन होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे सदा एक से बने रहते हैं। यह भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। व्युत्पत्ति
के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो अखंडनीय होते हैं, जिनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे शब्दों के लिए रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे कुत्ता, गधा, आम आदि ऐसे ही शब्द हैं। नंबर 2 यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो खंडनीय होते हैं, जिनके अलग अलग टुकड़े किए जा सकते हैं और उसके बाद भी वे अपने अर्थ को खोते नहीं हैं। ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे जलयान, धनवान। ये दोनों शब्द यौगिक शब्द हैं। जल प्लस यान और धनवान के लिए धन प्लस वान। इनको अलग अलग करने पर भी वह अपने अर्थ को खोते नहीं हैं। इसके बाद योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो रचना की दृष्टि से तो यौगिक होते हैं, किंतु अर्थ की दृष्टि से रूढ़ हो चुके हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पंकज, सरसिज आदि। पंकज शब्द पंक प्लस जा से बना है। सरसिज भी सरसी प्लस जा से बना है। इनके अनेक अर्थ होते हैं, परंतु यह दोनों एक अर्थ में रूढ़ हो चुके हैं, जिनका अर्थ होता है कमल। इसलिए यह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नंबर 4 अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से शब्द 6 प्रकार के माने गए हैं। पर्यायवाची, विलोमार्थक, अनेकार्थक, गूढ़ार्थक, ध्वनिवाचक, भावाभी व्यंजक। पर्यायवाची जैसे अमृत का सुधा, पीयूष, अमी। विलोमार्थी अमृत का विष, अग्र का पश्च, अथ का इति, उदय का अस्त। अनेकार्थी जो अनेक अर्थ वाले होते हैं, जैसे कनक का मतलब सोना, धतूरा, आटा, पलाश आदि होते हैं। इसी प्रकार से गुणार्थक जैसे तीन काल भी होते हैं, 3 लोक भी होते हैं, 3 दोष भी होते हैं तथा 3 गुण भी होते हैं। इसके बाद ध्वनिवाचक झरझर, मरमर, डलमल, कलकल, टलमल। उसके बाद मनोभावाभी व्यंजक ओह, वाह, हाय, ये सभी मनोभावाभी व्यंजक हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शब्द शक्ति की दृष्टि से। तो शब्द शक्ति की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अवधेयार्थक, लक्ष्यार्थक तथा व्यंग्यार्थक। ये 3 प्रकार के शब्द माने गए हैं। अवधेयार्थक जैसे राम, मोहन आदि। लक्ष्यार्थक जो लक्षण बताते हैं, जैसे तुम तो गधे हो। जैसे व्यक्ति गधा नहीं हो सकता, लेकिन ये माना गया है कि उसमें उतना दिमाग नहीं है, इसलिए उसे गधा कहा गया। इसी प्रकार से व्यंग्यार्थक, तुम तो पूरे गामा हो। अगर किसी दुबले पतले बच्चे को देखकर ये कह दिया जाए कि तुम तो पूरे गामा हो, तो वह गामा नहीं हो सकता है, लेकिन ये उसका उपहास उड़ाया गया है, इसलिए उससे ऐसा कहा गया है। यहाँ पर दुबले पतले होने की ओर संकेत किया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यंग्यार्थक हुआ। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आज आप यह विषय समझ चुके होंगे कि शब्दों को हम किस प्रकार, किन आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। धन्यवाद।